हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोर्स और सोफिज्म। आज हम हमारी वीडियो में यार कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। हमने अपने कोर्स में ऑपरेटर्स को पूरा पढ़ लिया है और ऑपरेटर्स पे बेस्ड ही मैंने एक कोडिंग एक्सरसाइज बनाई है जो इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स फोल्डर के अंदर मैंने एक नया फोल्डर बना के सारी प्रॉब्लम्स को लिख दिया है और एक एक करके ये सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कहती है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज है। हम पहले बोलेंगे इंट लेंथ। इंट लेंथ हमारे पास 5 है। उसके बाद हम इंटीजर टाइप का हम ब्रेथ बनाएंगे। ब्रेथ हम यहाँ पर 7 दे देंगे। अब हमें सिंपल सा काम करना है, सी आउट करना है और कहना है एरिया क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लिखेंगे और आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को हम ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम एस्टेरिक सिंबल का यूज करके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ये हमारी ऑपरेटर की कोडिंग एक्सरसाइज है और यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर्स का यूज किया जाएगा वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। हमें यहाँ पर अब पेरीमीटर निकालना है ना, तो पेरीमीटर लिखूंगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इसको भी हम इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पर जो पेरीमीटर होता है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो लेंथ से हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हम ब्रेथ कर देंगे। यहाँ पर हमें ये पता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस की वजह से ये 2 में पहले लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन हमें वो चीज नहीं करनी। पहले हमें लेंथ और ब्रेथ को प्लस करना है, मतलब दोनों को ऐड करना है, उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा पेरीमीटर भी निकल जाएगा। एंडल करूंगा मैं और नई लाइन ले आऊंगा। कंट्रोल एस से सेव किया और हमारा पूरा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पहले से ही गिवन थी प्रोग्राम में और हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना था। कंट्रोल एस से सेव करके इसे अगर मैं रन करता हूँ तो आपको एरिया भी मिल जाएगा और पेरीमीटर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम 1 खत्म होती है। अब आते हैं प्रॉब्लम 2 पे। प्रॉब्लम 2 हमारी कह रही है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम कीबोर्ड एंड देन कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया। यहाँ पर थोड़ा अलग करना है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी उसमें हमें वैल्यूज गिवन थी, लेकिन यहाँ पर हमें इनपुट लेना है यूजर से और इनपुट भी रेडियस लेना है। तो हम पहले एक रेडियस नाम का वेरिएबल बना देंगे। रेडियस वेरिएबल बन गया। अब हम यहाँ पर रेडियस को इनपुट लेना चाहते हैं, तो मैं सी इन करूंगा और फिर इस रेडियस को ले लूंगा और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूंगा। बट इसके पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम सी आउट करके बोल सकते हैं और यूजर को बोल सकते हैं कि एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का रेडियस जो है वो हमारा यूजर इनपुट करेगा अपने कीबोर्ड से, और जो भी रेडियस वो इनपुट करेगा उस हिसाब से हमें आउटपुट निकालना है। तो हम यहाँ पर अब सी आउट कर देंगे, सी आउट करेंगे और बोलेंगे एरिया ऑफ द सर्कल इज, और उसके बाद यहाँ पर फिर हम इवेल्युएशन कर देंगे। और हमें एरिया ऑफ सर्कल पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू हमारी 3.14 होती है। मल्टीप्लाई करेंगे उसे आर से और उसे एक और बार मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, तो हमारी पाई आर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी और उसे हम फिर एंडल कर देंगे। बट यहाँ पर एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आर की जगह यहाँ पे रेडियस लिखना होगा, क्योंकि हमारे जो रेडियस है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम रेडियस है। तो यहाँ पर मैंने रेडियस कर दिया। अब मैं सी आउट करता हूँ पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर हमारा क्या होता है, पेरीमीटर हमारा 2 पाई आर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज करके 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू हम रेडियस कर देंगे। अब ये 2 पाई आर हो चुका है और इसे मैं एंडल कर दूंगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हमें दे देगा। कंट्रोल एस से सेव करके अगर मैं इसे यहाँ से रन करता हूँ तो हमारे दोनों आंसर्स आ जाएंगे। बट ये आंसर डिपेंड करेंगे जो रेडियस हम देंगे उस पर। तो मैं रेडियस 5 दे देता हूँ। तो 5 जब हमारा रेडियस होगा तो एरिया ऑफ सर्कल होगा 78.5 और पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा 31.4। अगर मैं इसे फिर से रन करके एक अलग इनपुट देता हूँ, अगर मैं इसे 3 दे दूंगा तो यहाँ पर एरिया 28.26 आ जाएगा और पेरीमीटर हमारा 18.84 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम खत्म होती है। अब हम थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ 4 डिजिट नंबर। हमें एक 4 डिजिट नंबर एंटर करना है। फ्रॉम द कीबोर्ड add 8 to the number and then divide it by 3. Now the modulus of that number is taken with 5 and then multiply the resultant value by 5. डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें बहुत सारी इवैल्यूएशंस इसमें करानी है। तो हम इसे ब्रेक करके धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले हमें एक 4 डिजिट नंबर को लेना है। तो यहाँ पर मैं इंट नम कर देता हूँ
और उसके बाद मैं सी आउट करवा के एंटर करवा देता हूँ यूजर से, एंटर अ 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हमारा यूजर एंटर कर देगा 4 डिजिट नंबर और मैं सी इन से इसे नम को ले लूंगा और उसके बाद ये नम में सेव हो जाएगा 4 डिजिट नंबर। अब हम यहाँ पर 8 को ऐड करना चाहते हैं नम में, जो भी हमारा नंबर होगा उसमें 8 ऐड होगा। तो मैं यहाँ पर नई वैल्यू डालूंगा नम इक्वल्स नम प्लस 8। उसके बाद हम इसे डिवाइड बाय 3 करना चाहते हैं, तो नम में 8 तो ऐड हो जाएगा, उसके बाद हम नम इक्वल्स नम डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं और उसके बाद हमें और भी चीजें करनी है। नाउ द मॉड्यूलस ऑफ दैट नंबर इज टेकन विद 5। अब इसी नंबर का जो हमारा नम है उसमें हमें एक मॉड्यूलस लेना है, मॉड्यूलस हमें 5 से लेना है और उसके बाद एक और इवैल्यूएशन है नम इक्वल्स नम मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि हमें उसके बाद मल्टीप्लाई भी इस नंबर को करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है और उसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। तो मैं सी आउट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर फाइनल रिजल्ट लिखूंगा और यहाँ पर मैं नम को प्रिंट कर दूंगा और एंडल कर दूंगा, तो नई लाइन भी हमारी आ जाएगी। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कह रहा है और यही चीज हमें करके भी दिखानी थी। तो अब मैं इसे अगर रन करता हूँ कंट्रोल एस से, तो यहाँ पर हमारे पास एक एंटर 4 डिजिट नंबर ये कहेगा, तो मैं यहाँ पर 1111 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 15 होगा। ये होगा कैसे आप जानते हो, यहाँ पर 8 प्लस होगा तो ये 1119 हो जाएगा, फिर वो 3 से डिवाइड होगा, फिर उसका मॉड्यूलस होगा 5 से और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन होगा 5 से। आप इस चीज को खुद करके भी देख सकते हो। और अगर हम चाहते तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़े अलग तरीके से भी कर सकते थे। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो नम है उसमें हमें 8 ऐड करना था और उसके बाद हमें उस नम को 3 से डिवाइड करना था, तो अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूं तो नम प्लस 8 हो जाएगा, उसके बाद मैं डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ और उसके बाद इसे मॉड्यूलस 5 कर देता हूँ और ऐसे ही ब्रैकेट्स लगा के हम नई जितनी भी इवैल्यूएशंस है वो करा सकते हैं। और इसे अब मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देता हूँ और यहाँ पर एंड में भी एक और ब्रैकेट लगा ही देता हूँ मैं। तो अगर हम ये वाला काम करते हैं तो भी हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। बट अभी हमने जो सिंप्लीफाइड वे में किया था उसी चीज को मैं रहने देता हूँ और यहाँ पर नम इक्वल्स नम प्लस 8 कर देता हूँ। बट ये वाली चीज मैं नीचे डाल के इसे कॉमेंट कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वी कैन सॉल्व द अबव प्रॉब्लम लाइक दिस एज वेल, और इस चीज को मैं कमेंट कर देता हूँ। और हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, नाउ सॉल्व द अबव प्रॉब्लम यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का ही यूज किया था, बट ये कह रहा है कि आप ये वाले असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करो जिसमें हम प्लस इक्वल्स, माइनस इक्वल्स, मल्टीप्लाई इक्वल्स या फिर डिवाइड या मॉड्यूलस इक्वल्स करते हैं। तो ये चीज भी करी जा सकती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ और उसे नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करूंगा। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहेंगे इस चीज को अभी मैं कमेंट करता हूँ और इसका रिप्लेसमेंट हम ढूंढेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के फॉर्म में। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं नम प्लस इक्वल्स 8 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये काम हो जाएगा। और ऐसे ही हम सारे ऑपरेशंस भी करवा सकते हैं। नम डिवाइड इक्वल्स 3 कर देता हूँ, फिर सेमीकोलन लगा देता हूँ, फिर नम मॉड्यूलस 5 करके मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, फिर मैं नम मल्टीप्लाइड बाय 5 करके मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो ये जो लाइंस है ये सारी अलग अलग स्टेटमेंट्स के तौर पर यूज होंगी। सबसे पहले हमारा ये वाला काम होगा, फिर हमारा ये वाला काम होगा, फिर हमारा ये वाला काम होगा और फिर हमारा ये वाला काम होगा। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, नई लाइंस में भी इसको रखा जा सकता है। और यहाँ पर इक्वल्स लगाना भूल गया मैं, तो इक्वल्स भी यहाँ पर लगेगा। तो ये जो ऊपर वाला कोड है वो इक्विवेलेंट है इस कोड के, तो हम ये चीज भी यूज कर सकते हैं। अब हम प्रॉब्लम 5 पे चलते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि एंटर 2 नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ 2 नंबर्स आर इक्वल। अब हमें करना क्या है, 2 नंबर्स एंटर करने हैं और उन्हें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, क्योंकि वही हमारे वेरिएबल्स को कंपेयर करने के काम आते हैं। सबसे पहले मैं इंट num1 करूंगा और यहाँ पर num2 करूंगा और यहाँ पर फिर मैं सी आउट करके यूजर से बोलूंगा एंटर 2 नंबर्स और सेमीकोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर सी इन करते हुए उन दोनों नंबर्स को ले लूंगा, num1 और num2, और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। तो यहाँ पर हमारे num1 और num2 हमारा यूजर एंटर कर सकता है। अब राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ 2 नंबर्स आर इक्वल। अब इक्वल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब इस इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा num1 इक्वल्स इक्वल्स num2। अब ये जो num1 इक्वल्स num2 है
ये एक बूलियन वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर num1 की वैल्यू इक्वल हो गई num2 से तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर num1 की वैल्यू इक्वल नहीं हुई num2 से तो ये हमारा 0 रिटर्न करेगा, मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसी के लिए हमें एक बूलियन टाइप का वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। बूलियन रिजल्ट हम लिखेंगे और इक्वल्स करके यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे। इस ब्रैकेट के अंदर का जो काम है वो पहले रिजॉल्व होगा और उसके बाद ये इक्वल्स आएगा। और यहाँ पर बूलियन नहीं, हमें बूल लिखना है, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप होता है उसका नाम बूल होता है। कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगा, तो अगर ये जो रिजल्ट है इसमें अगर 1 रिटर्न होता है तो इसका मतलब num1 और num2 इक्वल है, और अगर इसमें 0 रिटर्न होता है तो हमारे num1 और num2 इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर सी आउट कर लेते हैं, सी आउट करेंगे और उसमें हम रिजल्ट की वैल्यू सेव कर देंगे और उसके बाद हम एंडल कर देंगे। तो अब इस प्रोग्राम को मैंने रन किया और अब मैं दो नंबर्स देने वाला हूँ। अब मैं 34 और 45 दे देता हूँ। ये दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए। और अगर मैं इसे एंटर करूंगा तो आप ये देख सकते हो 0 आ गया। अब इसे फिर से रन करके कुछ सेम वैल्यूज दे देते हैं। यहाँ पर मैं 34 और फिर से 34 दे देता हूँ, तो 2 बार 34 दिया है मैंने, तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें 1 सेव हो रहा होगा। अब मैं अगर यहाँ से एंटर करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर चाहे तो टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर का भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि रिजल्ट क्वेश्चन मार्क और उसके बाद मैं सी आउट कर दूं और कहूं कि नंबर्स आर इक्वल, और उसके बाद मैं यहाँ पर कोलन लगा के फिर से सी आउट कर दूं और फिर मैं कहूं कि नंबर्स आर नॉट इक्वल, तो ये वाला जो कोड है ये भी हमारा काम कर देगा, क्योंकि रिजल्ट जो है वो हमारा बूलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो फर्स्ट ऑपरेंड होता है वो हमारी बूलियन वैल्यू ही होती है। उसके बाद हम सी आउट यूज कर सकते हैं और उसके बाद एक और सी आउट का यूज किया गया है। अब अगर ये ट्रू होता है तो हमारा फर्स्ट सी आउट प्रिंट होगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो हमारा सेकेंड सी आउट प्रिंट होगा। तो एक बार कंट्रोल एस से सेव करके इसको भी रन कर लेते हैं। अब मैं दो नंबर्स एंटर कर देता हूँ, 34 और 45। तो आप यहाँ देख सकते हो नंबर्स आर नॉट इक्वल आ चुका है। और कंट्रोल एस से सेव करके अगर मैं रन करूँ फिर से और 34 और 34 दे दूं तो यहाँ पर नंबर्स आर इक्वल आ गया है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे ये रिलेशनल ऑपरेटर का यहाँ पर यूज हो रहा है। और यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर का भी हमने यूज देख लिया, जो हमने अपने मिसलेनियस ऑपरेटर्स में पढ़ा था। आप याद करो, जब हम मिसलेनियस ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तो हमने ये कंडीशनल ऑपरेटर का पढ़ा था। ये जो टर्नरी ऑपरेटर है वहां पर हमने पढ़ा था कि ऑपरेंड 1 हमारी कंडीशन होती है, ऑपरेंड 2 रिटर्न होता है अगर ये कंडीशन ट्रू है, और ऑपरेंड 3 रिटर्न होता है अगर ये कंडीशन फॉल्स है। तो वही चीज हमने यहाँ पर यूज की है प्रॉब्लम में। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम 6 पे। प्रॉब्लम 6 हमारी क्या कह रही है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स a and b from keyboard and then check if both conditions a less than 50 and a less than b are true। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमें बोल रहा है कि पहले तो दो नंबर्स लो यार, हम इंट a बनाएंगे और b बनाएंगे और इन दोनों को कीबोर्ड से इनपुट लेंगे। सी आउट करते हुए मैं कहूंगा कि एंटर द वैल्यूज ऑफ a एंड b, और यहाँ पर हमारा जो यूजर होगा उसे एंटर करना होगा। मैं सी इन कर देता हूँ a और सी इन कर देता हूँ b। हम एक ही साथ a और b दोनों को ले लेते हैं। अब हमें दो कंडीशन चेक करनी है, बट ये कंडीशन क्या कह रही है, हमें चेक करना है कि बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। और ये दोनों कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो हमें कहती है कि हमें a लेस देन 50 देखना है, और दूसरी कंडीशन जो है वो हमें कह रही है कि हमें a लेस देन b देखना है। इन दोनों कंडीशंस को ट्रू होना है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। हमें यही चेक करना है कि क्या दोनों कंडीशन ट्रू है। तो हम यहाँ पर बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाएंगे, क्योंकि हमें अगर दोनों को ट्रू चेक करना है तो यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर ही फिट बैठेगा। और इसकी जो फाइनल वैल्यू अगर ट्रू हुई, मतलब ये वाला भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तभी हमारा फाइनल आउटपुट ट्रू होगा, नहीं तो हमारा फाइनल आउटपुट फॉल्स होगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा फाइनल आउटपुट फॉल्स होगा, और अगर दोनों फॉल्स है तब तो फॉल्स होगा ही। तो यहाँ पर भी हम कंडीशनल मतलब टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के सी आउट कर देता हूँ। तो अगर ये जो फाइनल वैल्यू है ये ट्रू होती है, मतलब दोनों ही ट्रू है, तो यहाँ पर हम सी आउट कर सकते हैं कि बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, और उसके बाद कोलन लगा के हम एक और सी आउट लिख सकते हैं। और कोलन लगा के जो बाद में सी आउट होगा वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोथ कंडीशंस
आर नॉट ट्रू, मतलब इसमें से या तो कोई एक फॉल्स है या तो दोनों ही फॉल्स है, और उसके बाद हमें एंड में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो यही हमारा सिंटैक्स भी होता है और ऐसे ही हमारे आउटपुट भी आएंगे। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वही हमें आंसर निकालना है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और दोनों कंडीशन को ट्रू बनाने के लिए हमें यहाँ पर लॉजिकल एंड तो लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर प्रोग्राम मैंने रन भी कर दिया है, तो एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ये बोल रहा है। अब ए की वैल्यू हम दे देते हैं 34। अब ये जो 34 है 50 से कम है हम जानते हैं, तो मतलब ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो ट्रू हो गई। अब सेकंड कंडीशन को भी मैं ट्रू बना देता हूँ, 34 डाल देता हूँ, a लेस देन b रखना है हमें, तो b की वैल्यू हम थोड़ी ज्यादा डाल देते हैं, 45 में b की वैल्यू रख देता हूँ। अब मैं अगर इसे एंटर करूंगा तो हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू है, तो हमारी बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड आ गया है। और यहाँ पर नॉट ट्रू की जगह मैं आर नॉट सेटिस्फाइड लिख सकता हूँ। अगर ये फॉल्स होता तो हमारा दूसरा वाला रन होता, वो कंडीशन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं 50 से कम नहीं 50 से ज्यादा कोई वैल्यू दे देता हूँ, 51 अगर मैंने यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर b की जगह 45 ही रख दो, और अब मैं एंटर करूं तो यहाँ पर आप देखो बोथ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड आ गया। 51 है मतलब a लेस देन 50 वाला कंडीशन भी फॉल्स हो गया, और यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है वो भी फॉल्स हो चुका है, और अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो भी वही सीन होगा। तो आई होप आप ये प्रॉब्लम समझ गए हो। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, नाउ सॉल्व द अबव प्रॉब्लम टू चेक इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। मतलब यहाँ पर तो हम चाहते थे कि दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, बट यहाँ पर हमें बस एक चीज चाहिए कि इसमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो हमारा फाइनल आंसर ट्रू होना चाहिए। मतलब एक भी अगर सेटिस्फाइड हो गई तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और यही चीज मैं पूरी कॉपी कर लेता हूँ यार, क्योंकि प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस हमें यहाँ पर एंड की जगह एक चेंज करना है, और आप वो खुद भी गेस कर सकते हो क्या होगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट वन चाहिए, मतलब एक भी अगर सही हुआ तो हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें और ऑपरेटर का यूज करना है, और लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एटलीस्ट वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एटलीस्ट वन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ये कोड ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यहाँ पर हमने और लगा दिया, और यहाँ पर सी आउट की जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर दिया, और ये जो हमारी प्रॉब्लम डिमांड कर रहा था वही चीज हमने यहाँ पर करी है। कंट्रोल एस से मैं सेव करते हुए इसे रन करूंगा, और सबसे पहले मैं दोनों कंडीशंस को ट्रू करवाऊंगा। मैं यहाँ पर 34 लिख देता हूँ और 45 लिख देता हूँ, तो 34 और 45 के हिसाब से दोनों ट्रू है, तो एटलीस्ट वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड आ गया। अब मैं यहाँ पर एक ट्रू और एक फॉल्स कराता हूँ, 51 और 67 दे देता हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स है लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एटलीस्ट वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड आ गया। और अगर मैं यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस को फॉल्स कर दूं, मतलब यहाँ पर मैं 51 और 45 दे दूं, तो यहाँ पर अब आउटपुट देख सकते हो कि एटलीस्ट वन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड आ गया। और यही हमारे प्रॉब्लम की डिमांड थी, और ऐसे ही हम अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम पहले सोचेंगे कि क्या इवेल्युएशन होना चाहिए, और उसके बाद हम अपने कोड को लिखते हैं। तो आई होप आपको ये सारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने बताई है समझ आई हो। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स थी, बट यहाँ पर ऑपरेटर्स का यूज आपको समझ आ रहा होगा, और आगे बढ़ते हुए हम और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमें अभी करनी है, तो जो बची हुई प्रॉब्लम्स है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये प्रॉब्लम्स आपको अच्छी लगी हो और मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और कमेंट करो कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो गाइज थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।